आज हमारे साथ जो हैं पिपरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज जी हैं। कुछ बातचीतें होगी जो बिहार में चल रहा है, अपने देश में चल रहा है। बिहार की समस्या की बात कर ले तो बिजली की समस्या जो कि स्मार्ट मीटर को लेकर है, जमीन सर्वे को लेकर है, और न जाने कितनी प्रकार की समस्या है। इन सारी समस्याओं के साथ साथ एक आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम संदीप लांडे है। उनकी खबर जो है इस्तीफा को लेकर आ रही है। इन तमाम प्रकार के सवालों के साथ आज जो है हमारे साथ बात करने के लिए ये भाई साहब हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है, शुक्रिया। कैसा फील कर रहे हैं इस बिहार की गर्मी को लेकर? बिहार में तो गर्मी बहुत है और बिहार की राजनीति में भी गर्माहट बहुत है। हाँ, वर्तमान में बिहार का राजनीति बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है और पटना राजधानी में, बिहार की राजधानी पटना में भी बहुत गर्मी पड़ रही है राजनीति को लेकर। जी। चलिए तो सवालों की शुरुआत करते हैं और सवाल रहेगा अभी हाल फिलहाल में जमीन सर्वे को लेकर बातचीत चल रही है। अब उसमें खबर आ रही है कि कुछ दिन के लिए रोक भी दिया गया है, लेकिन जमीन सर्वे को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? किस नज़र को इस सर्वे को आप देखते हैं? देखिए, ज़मीन सर्वे का जो काम है, जो बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, तो ज़मीन सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन सर्वे गलत है, ज़मीन सर्वे होना चाहिए क्योंकि डेटा नहीं है, लोगों के पास कागज़ात नहीं है। बहुत सारे ज़मीन के ऐसे हैं, समझिए कि 50% लोगों के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है और 50% लोगों के पास है भी तो आधा-अधूरा कागज़ है। तो कागज़ का प्रॉब्लम बहुत है। ज़मीन कहाँ है, किसके नाम से है, किसका है, वो सब डिजिटल डेटा नहीं है और आज के डेट में आप देखिएगा तो हमारे देश में सब कुछ डिजिटल है। आप किसी को पैसा भेजना हो तो डिजिटल हो गया है, कोई काम करना हो, आपको टिकट निकालना हो तो डिजिटल तरीके से, फॉर्म भरना हो तो डिजिटल तरीके से हो रहा है। तो इस नए दौर में डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वे होना बहुत ज़रूरी है, यह बहुत अच्छा काम है और माननीय नीतीश कुमार जी ने यह फैसला लिया है, तो यह बहुत हिम्मत वाला काम आप उसको कह सकते हैं। हिम्मत वाला इसलिए कह सकते हैं कि अभी 2-3 राज्यों में पिछले दिनों में सरकार ने यह फैसला लिया था सर्वे को लेकर, तो सर्वे तो हो गया लेकिन सरकार गिर गई। तो यह जानते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि सरकार गिर भी सकती है, तब भी इतना बड़ा फैसला लिए हैं और बिहार हित में लिए हैं ज़मीन सर्वे को कराने का, तो यह अपने आप में नीतीश कुमार जी के लिए काबिल-ए-तारीफ़ है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। ज़मीन सर्वे होना चाहिए, लेकिन उसमें जो संदेह है वो यह है कि सही सिस्टम से होना चाहिए। अभी क्या जो सर्वे जो चल रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी ने कह दिया या जो भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं जायसवाल जी, उन्होंने कह दिया कि ज़मीन सर्वे होगा, सिंपल तरीके से होगा। आप रसीद ले आइए और सिंपल सा वंशावली ले आइए, हो जाएगा आपका ज़मीन सर्वे। इस तरह से उन्होंने आदेश कर दिया। लेकिन अब जब ज़मीन पर आप आइएगा, तो ज़मीन सर्वे के लिए जब देखिएगा, तो जो लोग जो जो ज़मीन सर्वे के जो अधिकारी, पदाधिकारी जिनको बनाया गया है, जिनको ज़मीन सर्वे करने का सौंपा गया है, वह लोग जब सर्वे करने आ रहे हैं, तो वह 75 तरीके के कागज़ माँगने लग रहे हैं। वंशावली बोलते हैं, मुखिया वाला वंशावली नहीं चलेगा, एफ़िडेविट वाला लेकर आइए। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है, खाता-खेसरा आपका गलत है, तो जाइए सीओ के पास जाइए, डीसीएलआर के पास जाइए, परिमार्जन करवा लीजिए। खाता कचरा नहीं चढ़ा है, 75 तरह का बहाना कर दे रहे हैं। अब उस बहाने के चक्कर में लोग अफरा-तफरी मच गया हुआ है और इससे पहले भी बिहार सरकार ने तो फैसला ठीक लिया, लेकिन इससे पहले जो भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री जी हैं, उनको यह सोचना चाहिए था पहले जो अब सोचे हैं। यानी सर्वे का डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था कि पहले कागज़ दुरुस्त कर लिया जाए, क्योंकि कागज़ नहीं है लोगों के पास और जब लोगों के पास कागज़ नहीं होगा, तो अफरा-तफरी तो मचेगा ही, क्योंकि ज़मीन तो सबको चाहिए। और बिहार में भू-माफिया का तो आप जानबे करते हैं कि कितना तांडव मचा हुआ रहता है और जो आप सिविल कोर्ट में जाइएगा, तो हमको लगता है 80% तो केस ज़मीने से है। मारपीट, झगड़ा-लड़ाई, उसका ज़मीन वो ले लिया, उसका उसके कब्ज़ा में 144 लगा हुआ है, तो बहुत सारा मामला है। तो सरकार का जो नियत था, वह क्लियर था कि ज़मीन अगर सर्वे होता है, तो एक तो यह हो जाएगा कि डेटा क्लियर हो जाएगा। इस सबको पता चल जाएगा किसका ज़मीन कौन है, एक क्लिक करिएगा, आपका नाम डालिएगा, आपको डिटेल आ जाएगा। और दूसरा ये होगा कि जो केस जो हो रहा है, ये केस में कमी आ जाएगी। जो केस पेंडिंग में चल रहा है या कोर्ट कचहरी में चल रहा है, उसमें कमी आ जाएगी।
तो यह सोचकर सरकार ने अपना नियत सही साफ करके किया। लेकिन निचले स्तर के जो कर्मचारी पदाधिकारी लोग हैं, जो सीओ हुए, कर्मचारी हुए, डीसीएलआर हुए, और इसके बाद जो जमीन सर्वे करने के लिए जो गांव गांव में आ रहे हैं, इन लोगों का जो मिली भगत सिस्टम जो है, अभी आप देखिएगा कि कई सारे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, घूस लेते हुए पकड़ा जा रहा है, सर्वे करने के लिए पैसा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो इसके नाम से उसके चढ़ा देंगे, उसके नाम का जमाबंदी उसके नाम हो जाएगा, खाता किसी और का, खसरा किसी और का चढ़ा उड़ा के इधर उधर करके, मतलब पैसे का लेन देन करके बंदरबाट कर दिया जाएगा। तो मामला तो फिर ज्यों का त्यों फंस जाएगा। अब गरीब लोग है, हमेशा से गरीब का ही शोषण हो रहा है। अमीर लोगों को क्या है भाई, उसको समझ में आया कि भैया मेरा सर्वे ठीक ठाक हो रहा है, 500, 1000, 5000, 10,000 देना ही हो, वो लोग तो जल्दी देके करवा लेगा अपना। लेकिन गरीब आदमी जो खुद केस लड़ रहा है जमीन का, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 धुर जमीनें है, अगर वो भी उसके हाथ से छीना जाएगा तो फिर तो सरकार गिर जाएगी। क्योंकि गरीबों की तादाद ज्यादा है, 60% लोग, 70% लोग तो गरीबे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन लोग जिसको कहते हैं, या तो उनके पास घर है या घर घर के अलावा आधा 1 कट्ठा जमीन है। ये 60-70% लोगों के पास है बिहार में। तो जमीन सर्वे सही है, लेकिन उसका सिस्टम सही करने की जरूरत है। अभी अभी क्या किए हैं कि मंत्री जी ने कह दिया है कि 3 महीने का समय दे दिए हैं, वह कि 3 महीने का समय दे दिए हैं कि 3 महीने तक आप कागज को सुधार कर लीजिए। तो यह काम सर्वे करने से पहले का कर देना चाहिए था। अभी आधे पर लाकर और आधे पर कह दिए कि आप कागज इकट्ठा कर लीजिए, कागज दुरुस्त कर लीजिए, उसके बाद सर्वे होगा। तो सर्वे तो खैर होता ही रहेगा, उसको रोका नहीं गया है। कागज सुधार करने के लिए 3 महीना का समय दे दिया गया है। यह काम पहले ही करना चाहिए था कि जमीन का पहले कागज दुरुस्त करिए, उसके बाद सर्वे शुरू होना चाहिए, पहले करना चाहिए था। मंत्री जी ने बाद में लिया। खैर दे रहा है, दुरुस्त वाला काम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार को इस पर सख्त ध्यान देने की जरूरत है कि सिस्टम से हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, घुसखोरी नहीं हो, गरीब का जमीन छीन लिया ना जाए। तो ये सब बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि सरकारी जमीन भी बहुत है, सरकारी जमीन पर घर बनाकर लोग रह रहे हैं। गैर मजरूआ जमीन जिसको बोलते हैं, उस पर भी लोग घर बनाकर रह रहे हैं। कुछ हथुआ महाराज का जमीन है, कुछ बेतिया महाराज का जमीन है, कुछ और भी बड़े बड़े महाराज है जिनका लाखों करोड़ों बीघा जमीन पड़ा हुआ है बिहार के अंदर में, जिसमें लोग घर बना के रह रहे हैं। कुछ पाटा वाला जमीन है। तो इन लोगों का अभी कुछ डिटेल आया नहीं है, तो इन लोगों का भी डिटेल जारी करने की जरूरत है। कहा है कि 20 से 30% लोग इसी तरह के हैं जो सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, पाटा के जमीन पर है, या फिर आप समझ लीजिए कि हथुआ महाराज के जमीन पर है। तो इन सब का भी समाधान करने का जरूरत है। इनको भी अगर जिनके पास कागज नहीं है, उनके पास एक पावती बनाकर देने की जरूरत है, कागज रसीद बनाकर देने की जरूरत है। मान लेते हैं 1.5 डिसमिल या 2-2 डिसमिल करके दे देने की जरूरत है। इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि वो लोग भी हमारे बिहार के हैं, और वो लोग अगर रह रहे हैं जमीन पर कब्जा करके 50 साल 100 साल से रह रहे हैं, उनके पास जमीन नहीं है, अगर वह गरीब है तो गरीब तो सरकार की जिम्मेदारी ना है जी, गरीब हटाना तो सरकार की जिम्मेदारी थी। तो यहां तो गरीबी ना हटा के गरीबों को हटाने का फिराक लग गया है। तो यह नहीं होना चाहिए। जिनके पास भूमि नहीं है उनको बसाया जाए, उनको भूमि दिया जाए। जमीन की कमी नहीं है बिहार में, हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि जो लोग के पास जमीन है उनको जमीन भी दे दिया जाए, 1.5 डिसमिल 2 डिसमिल घर जिस पर बना हुआ है उसको दे दिया जाए, उसका कागज बना दिया जाए, उसका रसीद हो जाए, उसका पक्का खतियान हो जाए, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत नहीं हो। तो यह सब काम अगर सिस्टम से होता है बिहार में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिस्टम से नहीं होगा तो अभी तो 3 महीने के लिए कागज का प्रक्रिया हुआ, हो सकता है धरना उरना भी हो जाए। कई जगह सुने हैं कि गोलियों चल गया, मारा पीटी भी चल गया, हत्या हो गया है। सुने हैं नवादा में 80 घर जला दिया गया है, जमीन का ही मामला है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो सरकार को सब पहलू पर ध्यान रखते हुए जमीन का सर्वे कराए, यह अच्छी बात है। और नहीं तो अगर लापरवाही होगा तो फिर सरकार भी गिरेगी और नेताओं को भी तकलीफ होगा, क्योंकि जनता को तकलीफ होगा तो जनता तो बदला ले लेगी वोट के समय। तो इसलिए सरकार को इस पर सोच विचार कर कर फैसला लेने की जरूरत है। आपने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो है बहुत अच्छा फैसला लिया है जमीन सर्वे को लेकर। नीतीश कुमार जी जब भी फैसला लेते हैं तो बहुत अच्छा ही फैसला लेते हैं, चाहे वो दारू वाला शराबबंदी वाला फैसला हो। नियत साफ होती है, नियत साफ होती है, लेकिन क्या धरातल पर सही रूप से लागू हो पाती है? शराबबंदी लागू हुई, क्या शराब नहीं बिकता है? बिकता है। तो क्या जमीन सर्वे सक्सेस होगी? तो यही तो मैं कह रहा हूं कि नियत तो साफ है सरकार का। सरकार चाहती है कि बिहार स्वस्थ रहे। बिहार में जो बीमारी फैल रहा है, शराब पी पी कर लोग अपना घर बर्बाद कर ले रहे थे, उससे निजात दिलाने के लिए शराब बंदी कर दिया गया कि भाई शराब बंद रहेगा तो नहीं बिकेगा। लेकिन अब उसमें मान लिए मुख्यमंत्री जी ने तो फैसला कर दिया, मुख्यमंत्री जी तो गांव गांव में आएंगे नहीं चेक करने। अब जो बाकी के जो मान लीजिए विधायक सांसद है, मैं सबका बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए बिहार के 80% विधायक और सांसद शराब का धंधा करते हैं। 80%, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
शराब का धंधा 80% विधायक और सांसद कर रहा है, उसी के नेटवर्क से आ रहा है, सारा कमीशन उसी को जा रहा है। आज होम डिलीवरी है, आप बिहार में किसी भी गांव, किसी भी पंचायत में कहीं भी मांगिए, शराब आपको मिल रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ नहीं, सबको खबर है इसका, सब जान रहा है कि कौन बेचवा रहा है, कौन क्या कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इसमें आप माननीय नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी का दोष आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी जब उनके अंग से जुड़े हुए लोग, जी जुड़े हुए लोग हैं, वह तो प्रयास किए, वह कोशिश किए। अब जब लोग ही नहीं सुधरना चाह रहा है, नेता लोग ही नहीं सुधरना चाह रहा है, जनता को खबर है, जो जनता शराब खरीद रही है, जो जनता शराब को देख रही है कि फलाना आदमी लेकर जा रहा है, उनको तो पता होता है कि भैया कौन लेकर जा रहा है। जब वो चुनाव लड़ता है तो जनता उसको वोट देकर जितवा देती है। तो इसमें दोषी जनता का भी है। अगर जनता नहीं चाह रही है कि भैया यहाँ शराब बंद होना ही नहीं चाहिए, बिकना ही देना चाहिए, तो फिर सरकार कितना माथा पटक लेगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसमें जनता को और सरकार को मिलकर काम करने की जरूरत है। बिहार में शराब कौन बेचवा रहा है? मैंने तो आपको बताया, 80% विधायक और सांसद मिले हुए हैं इसमें, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े अमीर लोग, प्रशासन के भी लोग मिले हुए हैं। सब मिलकर खिचड़ी पकाते हैं, सब मिलकर बेचवाते भी हैं और सब मिलकर थोड़ा बहुत पकड़वाते भी हैं। फिर बिहार का भू माफिया कौन है? तो भू माफिया भी तो वही है। देखिए राजनीति जो है ना, देखिए मैं भी राजनीति में हूँ, 2020 से मैं भी राजनीति करता हूँ। 20 में मैंने बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा, पिपरा विधानसभा क्षेत्र से मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और आगे आने वाला 25 में भी बिहार विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा। मैं ये कहता हूं कि भाई सब नेता खराब नहीं है, सब नेता नहीं खराब है, लेकिन 80% जो नेता है वह यकीनन भ्रष्टाचारी है, यह सब जानता है। चाहे वो निचले स्तर का हो, हालांकि निचले स्तर के वार्ड हो या समिति सरपंच, इनको तो कुछ मिलता नहीं है, तो ये बेचारा तो बदनाम ही रहते हैं। मुखिया तक को आप छोड़ दीजिए, मुखिया के ऊपर जितने भी लोग होते हैं, इसमें 80% चोर मिलेगा आपको, चोर भ्रष्टाचारी, जो जमीन हड़पने का काम करवाता है, करता है, दारू बेचने का काम बेचता है, बेचवाता है, बालू माफिया आपको मिलेगा, बहुत सारे तरीके का जो अवैध धंधा होता है, यह सब यही लोग करते हैं और इनके संरक्षण में चलाया जाता है। यह सब जानता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानता है, बिहार के लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन जानते समझते बूझते हुए भी लोग जाति के नाम पर वोट कर देते हैं, धर्म के नाम पर वोट कर देते हैं, पार्टी के नाम पर वोट कर देते हैं, लेकिन इंसान के नाम पर वोट नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारा बिहार इस दौर से गुजर रहा है। आज हमारे पूरे देश में बिहार सबसे भूखमरी के कगार पर है, सबसे बेरोजगार हमारा बिहार है, सबसे गरीब हमारा बिहार है। तो ये सब क्यों है? नेता तो अमीर हो गया, नेता का बेटा स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा है, विधायक का बेटा पढ़ रहा है अमेरिका, लंदन, फ्रांस, दुबई में पढ़ रहा है, जा जाके कहां कहां पढ़ रहा है। अब बिहार के लोग कहां पढ़ रहे हैं जाके? बहुत ज्यादा जाइएगा तो कोटा, बहुत ज्यादा जाइएगा तो भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, यही ना जाइएगा। 8,000 रुपये महीना बाप कमा के कहां से भेज रहा है? बंबई से भेज रहा है बिहार में पैसा। अब बिहार से फिर बेटा को पढ़ाने के लिए कहां भेज दिया? बाहर। तो बिहार कहां से अमीर होगा? बिहार तो गरीबी ना रहेगा जी। न यहाँ व्यवस्था है, न यहाँ सिस्टम है, न यहाँ कुछ है। तो इसीलिए कहता हूं मैं कि सबको मिलकर प्रयास करने का जरूरत है। बिहार जमीन सर्वे से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? देखिए अगर सर्वे सही ढंग से हो जाता है तो सारे बिहार वासियों का फायदा है। जिनकी जमीन नहीं मिल रही है, जिनका पट्टीदार जमीन नहीं दे रहा है, तो उनको तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनका पट्टीदार ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ेगा। जो हपनी आए हुआ है, अगर सही ढंग से हो जाता है सर्वे, तो आम लोगों का फायदा है, बाहुबलियों का फायदा नहीं है। उनका तो नुकसान है, वो तो चाहते हैं कि रुक जाए। तो बाहुबलियों का कोई फायदा नहीं, फायदा बाहुबलियों का है। सरकार का इसमें कोई इसमें नहीं है। सरकार अगर कर देती है जमीन सर्वे, अच्छे तरीके से कर दे, तो गरीब लोगों का फायदा हो जाएगा। जिनके पास जमीन, उनको जमीन मिल जाएगा। चलिए अब दिल्ली आपको ले चलते हैं। दिल्ली भी जो है बिहार की तरह गरमाई हुई है। ऐसे तो दिल्ली में बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश के मौसम में दिल्ली में गर्माहट हो तो सवाल करना जायज बन जाता है। अरविंद केजरीवाल जमानत मिल गई, बाहर आ गए, बोल रहे हैं कि अब जो है मुख्यमंत्री किसी और को बना देंगे। अब फिर जो बन गए। अब जो फिर से जो है चुनाव होगी विधानसभा का, उस समय जनता अगर मुझे जिताएगी तब उसके बारे में आगे हम सोचेंगे। इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए पहली बात तो यह है कि पहले आप समझिए कि आम आदमी पार्टी है क्या, कौन है अरविंद केजरीवाल, इसको समझने की जरूरत है। आज अरविंद केजरीवाल इंडियन अलायंस के सहयोगी पार्टी है ना। जितने भी कांग्रेस के लोग हो या आरजेडी के लोग हो या जो भी जो इंडिया अलायंस जो बना था, इसके जितने भी लोग हैं, यह सब समर्थन करते हैं। पर जब आप शुरुआती दौर में जाइएगा, अरविंद केजरीवाल जी के स्ट्रगल वाले दौर में, राजनीतिक जो उनका प्रयास रहा शुरुआती, उनमें अगर आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस को गाली दे देकर दिल्ली में किसकी सरकार थी, आप बताइए।
दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार थी। तो जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली से जब कांग्रेस को हटाया गया तो आम आदमी पार्टी का सरकार बना। तो कांग्रेस को गाली दे देकर आम आदमी पार्टी आई। पंजाब में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं न थी जी। अकाली दल का सरकार था, कांग्रेस का सहयोगियों का सरकार था, कांग्रेस का सरकार रहा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में काबिज है। तो नुकसान किसका हुआ? समझिए, शुरुआती दौर से मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस का नुकसान हुआ, दिल्ली से सत्ता छिना गया, पंजाब से सत्ता छिना गया। जब लोकसभा का चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस अकेले लड़ेगा, और जिसका नतीजा हुआ कि दिल्ली का 7 सीट भाजपा जीत गया। तो यह समझने की जरूरत है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इमोशन के साथ राजनीति करता है। यानी एक जिसको कहते हैं इमोशनल अत्याचार, वो इमोशन के साथ खेलता है पूरा आम आदमी पार्टी। इसको समझने के लिए लोगों को समय लगेगा। वह दिमाग से खेल रहा है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी क्या बोल रहे हैं कि हम अभी 6 महीना बाकी है, 6 महीना में इलेक्शन हो जाएगा, अब 6 महीना के लिए किसी और को मुख्यमंत्री बनाकर वह त्याग दिए हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने त्याग दे दिया, राजनीति से कोई लेना देना नहीं उनको, वो राजनीति छोड़ सकते हैं देश हित के लिए। और ये भी कह रहे हैं कि मैं लोगों के बीच में जाऊंगा और मैं पूछूंगा लोगों से कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप हमको वोट दीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि लोग इमोशन में आकर, क्योंकि आप भैया जेल से छूटे हैं तो लोग इमोशन में आ जाएगा, इमोशन में आकर आप पद भी छोड़ दिए तो लोग और इमोशन में आ जाएगा और फिर आपको वोट दे देगा, फिर आप 5 साल के लिए गद्दी संभाल लीजिएगा। 6 महीना का छोड़ के और 5 साल पर टारगेट है अरविंद केजरीवाल जी का। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोगों से अगर यह सवाल कर दीजिएगा तो फिरार हो जाएगा, वो बता नहीं पाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। अरविंद केजरीवाल जी से पहले भी लोग जेल में गए हैं, वो लोग काहे नहीं छूट रहे हैं? उनका कहीं नाम आता है? अरविंद केजरीवाल जी को एक समझिए कि देश का बहुत बड़ा योद्धा प्रेजेंट कर रहा है आम आदमी पार्टी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आप अगर अच्छा, अब गाली दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जीत पा रहे हैं? चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो लड़बे नहीं करता है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से लड़ रहा है। और राहुल गांधी जी क्या करते हैं कि चपट के पड़ते हैं गले अरविंद केजरीवाल जी की, उनको उनमें बी टीम नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा दिल्ली का सत्ता अपनिया लिए अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिए, लेकिन कांग्रेस के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब से सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का, कोई दिक्कत नहीं कांग्रेस को। लेकिन अगर उसी दिल्ली में एक विधानसभा के सीट पर असदुद्दीन ओवैसी जी लड़ ले चुनाव, तो जितना कांग्रेस का लोग है जिनके पास 0% बुद्धि है, वो कहेगा कि बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी। तो अरविंद केजरीवाल में बी टीम नहीं दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम नहीं अरविंद केजरीवाल। अगर यह सवाल कर दीजिएगा तो ना कांग्रेस का लोग जवाब दे पाएगा और ना ही अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी का लोग जवाब दे पाएगा। साधारण शब्दों में यह बताइए हमारे दर्शकों को, ये अरविंद केजरीवाल किसका विरोध करते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अंदर से भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को खत्म करने के लिए पिछले 50 सालों से, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज आ गया और आज राज कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। 50 सालों से टारगेट किया गया कांग्रेस को, और कांग्रेस के बददिमाग नेताओं को आज तक समझ में नहीं आया। जिनके पास बुद्धि नहीं है उनको आज तक समझ में नहीं आया। कांग्रेस को 50 साल से टारगेट किया गया। राष्ट्रीय जनता दल से पहले कौन था यहां? कांग्रेस न था। अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार में नहीं होती तो कौन होता? कांग्रेस ना होता जी। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं होता तो कौन होता? कांग्रेस ना होता जी। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नहीं होते तो कौन होता? कांग्रेस होता। तो यहां जड़ से खत्म किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम असदुद्दीन ओवैसी, जिसको ये लोग बताते हैं, मैं साबित कर सकता हूं कि आरजेडी है भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। अब कुछ लोगों को तो आपत्ति हो जाएगा कि भाई आरजेडी कैसे हो गया, तो उन लोगों के लिए एक छोटा सा उदाहरण बता देते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो किसके सहयोग से बने थे। जब जाकर पता लगाइएगा तो सारा जितना आरजेडी का चाहने वाला लोग है मुंह बंद कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश यादव जी, अभी का मैं बात बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का,
40 विधानसभा के सीट पर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़वा लिए, कोई कांग्रेस से गठबंधन नहीं था, और उस 40 विधानसभा के सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और कांग्रेस 2000 वोट से हारी, 8000 वोट से हारी, 7000 वोट से हारी। सीधा सीधा कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ा, और फिर राहुल गांधी जी जाकर अखिलेश यादव के गले पड़ जा रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव जी हमारे भाई हैं। तो मध्य प्रदेश में भाई नहीं थे? मध्य प्रदेश में जो जाके भारतीय जनता पार्टी को जितवा कर आ गए, वहां भाई नहीं थे? गुजरात में अरविंद केजरीवाल जी जाकर भाजपा को जितवा कर चले आते हैं, तो वहां भाई नहीं थे? पंजाब से सुपड़ा साफ करा दिए कांग्रेस का दिल्ली में पूरा लोकसभा का सीट भारतीय जनता पार्टी जीत लिया, तो वहां क्या हो गया फिर? तो ये बी टीम नहीं है? तो सवाल का जवाब तो है मेरे पास, लेकिन भारतीय जनता आरजेडी के लोग हो या समाजवादी पार्टी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, यह समझना नहीं चाहते हैं। यह भी एक तरह के अंधभक्ति लोग हैं। अंधभक्त जिसको कहते हैं ना, अंधभक्त सिर्फ भाजपा में नहीं है, अंधभक्त आरजेडी में भी है, अंधभक्त समाजवादी पार्टी में भी है, और अंधभक्त अरविंद केजरीवाल के पार्टी में भी है। कोई डिटेल में नहीं जाना चाहता है, किसी को जानकारी नहीं लेना है, किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। बस जो देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आंसू बहा रहे हैं, तो भाई ये नायक हैं। ये नहीं सोच रहे कि तो मगरमच्छ का भी आंसू हो सकता है, भैया शिकार के तलाश में है, कब मार लेगा पंजा कोनो गारंटी नहीं है। ये नहीं सोचता है लोग। देश में जो है हर कोई चाहता है कि हम अधिकारी बन जाए। कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई उससे भी बड़ा बनना चाह रहा है, जो उसकी जितनी औकात उतना बनना चाह रहा है। लेकिन अपने देश में एक आईपीएस हैं जिनका नाम शिवदीप लांडे है, उनकी इस्तीफा की चर्चा हो रही है। क्या कहिएगा इस पर? शिवदीप लांडे सर अभी वर्तमान में पूर्णिया जोन के आईजी बनाए गए थे, अभी वर्तमान में बनाए गए थे। उनका योगदान बिहार में बहुत रहा है, बहुत चर्चित आईपीएस हैं और बहुत अच्छे भी हैं। हाँ, जाबाज भी हैं। उनका इस्तीफा बिहार के लिए नुकसानदेह है, समझ लीजिए। इसलिए बिहार के लिए नुकसानदेह है कि कुछ चुनिंदे ही आईपीएस ऐसे हैं जो कि उस रैंक के, उस हिसाब के हैं, जिनकी पकड़ पूरे बिहार में है, जिनको पूरे बिहार का लोग प्यार करता है, चाहता है। उनमें से एक शिवदीप लांडे सर भी हैं, और उन्होंने अभी वर्तमान में इस्तीफा दे दिया है। तो कारण तो आखिर नहीं पता चल पाया है कि क्यों दिए हैं, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया के माध्यम से खबर आ रहा है, वह यह आ रहा है कि वह जन सुराज यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी बनने वाली है 2 अक्टूबर को, उनमें वह जुड़ सकते हैं, और इसलिए वह अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। और इसमें एक और बहुत बड़े आईपीएस का नाम भी शामिल हो रहा है, जो काफी कद्दावर और काफी पॉपुलर आईपीएस हैं, आनंद मिश्रा सर, जो बक्सर से लोकसभा का चुनाव फाइट किए थे, लड़े थे। तो वह भी तुरंत अभी वर्तमान में वह जनसुराज में शामिल हुए हैं। तो उनके माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि शिवदीप लांडे सर को मनाया गया है और जनसुराज में शामिल किया जा रहा है। तो यह एक कारण हो सकता है। बाकी कितना सही कितना गलत है यह तो नहीं पता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन यह कयास लगाए जा रहे हैं और बिहार के लिए यकीनन नुकसानदेह है। ऐसा आईपीएस अगर हो, इतना जाबाज और बिहार के लिए मर मिटने वाला आईपीएस हो, अगर वह इस्तीफा दे दे इस दौर में, जिस दौर में बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर पहुंचने वाला है या पहुंच ही रहा है, तो इस दौर में अगर इस्तीफा हो जाए तो यह नुकसानदेह है बिहार के लिए। बिहार में जो है अपराध का घड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और उस बीच जो है शिवदीप लांडे जी जो कि जाबाज पुलिस अधिकारी जो है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। आपके कथनानुसार जो है वे जनसुराज में शामिल होने वाले हैं या होंगे, लेकिन सारे अधिकारी इस प्रकार से अपनी अपनी जो है सर्विस को छोड़कर, सेवा को छोड़कर नेतागिरी में कूदेंगे, आखिर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी? नहीं तो नेतागिरी में देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी से पहले जो राजनीति होता था, आज का तो खैर थोड़ा ठीक हो रहा है, बदल रहा है, सोच समझ लोगों का बदल रहा है धीरे धीरे। लोग अपने लिए सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं। मान लीजिए कि 80% लोग तो अभी वोट देने जाते थे तो समझते ही नहीं थे कि वोट देना क्यों है, बस कोई दे रहा है तो दे देते थे। लेकिन अभी कुछ लोगों में सुधार आया है, लोग समझ रहे हैं कि वोट देना किसको है और क्यों देना है। तो इस तरह का सोच विचार हो रहा है। ऐसे में आईपीएस हो या आईएएस हो, अगर इस रैंक के अफसर अधिकारी लोग अगर देने लगे इस्तीफा तो यह तो नुकसानदेह है। हाँ, ये है कि आप कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लीजिए, जैसे आनंद मिश्रा सर ने इस्तीफा नहीं दिया है, ब्रेक लिया है। आपको याद होगा कि पूर्व बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, उन्होंने भी जो है अपना इस्तीफा दिया था। किस कगार के लिए दिया था यह सबको पता है, भले ही बीच में क्या कुछ हुआ, सन्यासी बन गए। जी
हाँ, उनको मैं काफ़ी फ़ॉलो करता हूँ और बड़े अच्छे अभी तो जो उनका भाषण जो रहता है, जो वो कथावाचक करते हैं, वो मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा वो बोलते हैं और डीजीपी रहे हैं और बहुत मतलब अच्छे रैंक के रहे हैं और उनका भी पकड़ बिहार में बहुत काफ़ी था। लोग उनको गाँव-गाँव का लोग जानता था कि हाँ, मेरे बिहार का कोई डीजीपी है जिनका नाम गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने भी शायद 2020 के विधानसभा से पहले शायद विधानसभा के हाँ, हाँ, शायद ऐसी खबर चल रही थी सोशल मीडिया से कि विधानसभा के चुनाव के लिए ही उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश जी से मिलने के लिए, नीतीश जी के पार्टी में शामिल होने के शायद लिए। जनता दल यूनाइटेड में जाने के लिए और फिर क्या हुआ नहीं हुआ उनको शायद टिकट नहीं मिला या टिकट या वो चुनाव नहीं लड़े, ये उनका विषय है जो भी है। तो उसके बाद वह छोड़ दिए। वो अपने पद से भी तो इस्तीफा दे ही चुके थे और राजनीति में भी वो नहीं आए और अपना सन्यासी टाइप में एक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऑप्शन ऑप्शन कुछ नहीं मिला। जैसे बिहार के लोगों ने कहा कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे न घर के रहे, न घाट के रहे, न ही डीजीपी रहे, न ही उनको कोई टिकट मिला कि चुनाव लड़े। तब करे तो करे क्या, तो वो एक कथावाचक बन गए। ना तो ये भी एक सही है। मान लीजिए नहीं मिला कोई बात नहीं है, वो राजनीति चीज ही ऐसी है। जितना लोग सोचता है उससे कहीं ज्यादा का ये ऊपर का चीज है। लोग राजनीति को जिस तरह से हल्के में लोग सोच सोच कर और भ्रष्टाचारी बना दिए राजनीति को, उस तरह से नहीं होता है राजनीति। राजनीति बहुत सारे लोग करते हैं देश में, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। पप्पू यादव जी राजनीति नहीं करते हैं, पप्पू यादव जी राजनीति करते हैं, वो ओरिजिनल राजनीति है। पप्पू यादव पहले क्या करते? देखिए आज पर बात करिए। आज अगर मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, आज मैं विकास की बात कर रहा हूँ, आज मैं जीवित हूँ तो मैं आज टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो मैं पप्पू यादव जी के मुद्दे पर आज की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कम से कम अपने जीवन काल में आए तो सही, पद पर आए तो सही। आखिर पूर्णिया के लोगों ने उनको वोट देकर सम्मानित कर कर उनको सांसद बनाए हैं। आज देखिए सांसद नहीं थे तब भी या सांसद बनने के बाद तब भी चौबीसों घंटा वो लोगों के लिए हैं। बिहार में आज के डेट में अगर आप बात करिएगा ना, तो एकमात्र अगर नेता की बात करिएगा तो बिहार में कोई नेता जिसको कहा जाए एकमात्र पप्पू यादव जी है, जिनको आप नेता कह लीजिए, जननायक नेता कह लीजिए या बिहार का भविष्य कह लीजिए, वो पप्पू यादव जी है। इसके अलावा कोई नहीं। तो राजनीति उस तरह भी किया जा सकता है। एक विधायक जीतने के बाद करोड़ों रुपए छापता है, करोड़ों रुपए अपना जुटा लेता है। पप्पू यादव जी के पास खानदानी इतना पैसा है कि उनको विधायकी फंड या सांसद फंड की जरूरत नहीं है, उनको सेवा की जरूरत है। तो सेवा के लिए अब पावर में नहीं रहने में होता यह है कि लोग थोड़ा कम सुनता है, अधिकारी पदाधिकारी लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाता है, सुन नहीं पाता। लेकिन जब एक पावर आ जाता है तो आदमी में ताकत आ जाती है, तो उस हिसाब से लोग मदद करना चाहता है। तो पप्पू यादव जी उस हिसाब का राजनीति करते हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करता हूं। मैं पप्पू यादव जी को ही फॉलो करता हूं, उनकी राजनीति को फॉलो करता हूं। उनका जो विचारधारा है वो व्यक्तिगत विचारधारा है। अभी कांग्रेस ने जिस तरह से उनके साथ छल कपट किया, उसको हम कैसे राजनीति मान ले? उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय करा दिया गया और कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दिया। तो मैं कैसे सही मान लूं कांग्रेस की राजनीति को, आप बताइए? जबकि पप्पू यादव जी की राजनीति को मैं सही इसलिए मानता हूं क्योंकि वो आखिरी दम तक लड़ते रहे और पूर्णिया के लोगों ने उनको जिताया और सांसद बनाया। और आज भी जब बात करते हैं लोकसभा में तो सिर्फ पूर्णिया के मुद्दे पर बात नहीं ना करते हैं, वो पूरे बिहार के मुद्दे पर बात करते हैं। तो मैं उनको क्यों नहीं नेता मानूं और मैं उनको क्यों नहीं कहूं कि हाँ वो राजनीति करते हैं? तो राजनीति अगर हो तो पप्पू यादव जी जैसा हो, वरना इन भ्रष्टाचारियों जैसा ना हो। बिहार के लोगों का सिंपल सा सवाल है, राजनीति क्या है? सेवा है या बिजनेस है? देखिए 90% 80% नेता तो अभी बिजनेस मानता है और 90% लोग जो है जो वोट करने जाते हैं वह लोग भी इसको बिजनेस ही मानते हैं। आप समझ लीजिए, लोग ये कहते हैं, गांव गांव में जाइएगा तो लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं तो चुनाव काहे लड़ रहा है। अगर कोई चंदा मांगकर चुनाव लड़ना चाहता है तो बोलेगा कि चंदा क्यों मांग रहा है, जब तुम्हारा औकात नहीं है तो तुम चुनाव काहे लड़ रहे हो। पर देखिए देशभक्ति जो होता है ना शरीर के अंदर में, वह होता हर किसी के अंदर है, लेकिन जाहिर हर कोई नहीं कर पाता है। तो राजनीति भी एक तरह का देशभक्ति है, इसको डाइवर्ट कर दिया गया है बिजनेस की तरफ, यह अलग बात है। लेकिन राजनीति भी एक तरह का देशभक्ति है। लोग चाहता है कि भाई मैं अपने जीवन को लोगों के लिए दान कर दूं एक तरह से। तो दान करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? अब पेट तो है भाई सबके पास, खाएगा ही, चलने के लिए तो चाहिए ना भाई, चलने के लिए साधन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो अगर मैं समाज सेवा में लग जाऊं तो हमको देगा कौन?
तो नहीं देगा, इसलिए लोग चाहता है कि चुनाव लड़ेंगे तो सरकार में चले जाएंगे, सरकार में चले जाएंगे तो सरकार के माध्यम से जो फंड आता है उसको सही रूप से जनता के बीच में पहुंचाएंगे, तो यह भी तो एक देशभक्ति हो गई। यह भी, इसको राजनीति कहा जा सकता है। जो लोग 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ लगा के 20-20 को फॉर्च्यूनर घुमाता है और वोट मांगता है, कहता है हम गरीबों का कल्याण करेंगे, तो वो आदमी सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, वह क्या गरीबी जानता ही नहीं, तो गरीबों का कल्याण कहां से करेगा? इसलिए गरीबों को ही कल्याण में लगा देता है। तो वो राजनीति नहीं, वो भ्रष्टाचारी कहिए उसको, उसको बिजनेस कहिए। जो 20-20, 25-25 फॉर्च्यूनर लेकर 500 लोग लेकर चल रहा है, आपको क्या लगता है वो 500 लोग जो 20 को फॉर्च्यूनर के पीछे जा रहा है, वो उसके टैलेंट को देखकर नहीं आया है, उसके रुपया पैसा को देखकर आ रहा है। आप समझिए, जो पैदल घूम रहा है, गांव गांव में घूम रहा है, उसके पीछे अगर 50 को लोग है तो यकीन मानिए 50 का 50 लोग उसके पीछे जा रहा है, उसके विचारधारा से सहमत है, उसके बातों से सहमत है, उसको लगता है कि हाँ ये आदमी कुछ कर सकता है, इसलिए उसके पीछे जा रहा है। और ऐसे नेता पप्पू यादव जी है, बाकी कोई भी नहीं। मैं बिहार में किसी को भी नेता नहीं मानता हूं, ज्यादातर लोग भ्रष्टाचारी है जो बिहार को खोखला कर दिया। जी राजनीति जब समाज सेवा है जी। तो फिर इसमें तनख्वाह क्यों है, टीए डीए भत्ता क्यों है, आने जी। जाने के लिए जो है पैसे क्यों मिलते हैं? जी, उनको बताते हैं। छोड़िए, उनके पूरे फैमिली को भी मिलता है साधन। चुनाव हार गए, अगले विधानसभा में तो पेंशन शुरू हो जाती है, जी। विधानसभा में लड़ गए तो पेंशन, राज्यसभा चले गए तो दूसरा पेंशन, लोकसभा चले गए तो तीसरा पेंशन। ये कौन सी सेवा? बताते हैं, देखिए, एक जो विधायक बनता है तो वो विधायक अगर गांव में, अगर वो ईमानदार विधायक है, समझिए मैं बात बता रहा हूं, ये सिस्टम क्यों लागू किया गया था। एक ईमानदार विधायक, अगर ईमानदार छोड़िए कोई भी नेता हो, एक विधायक बना, वो अपने समाज में गरीबों के लिए काम किया, समझ लीजिए, तो हर समाज, हर गांव में आपको 5 को दबंग आदमी मिलेगा जो अपने आप को समझता है कि ये गांव का मालिक मैं ही हूं, जो गरीबों पर शोषण करता है। अब अगर मान लिया जाए, अब अगर मान लिया जाए कि कोई विधायक बना और विधायक बनने के बाद गरीबों का कल्याण किया, गरीबों का काम किया, और कुछ दबंग लोगों को रास नहीं आया, रास नहीं आया। अब ये आदमी मान लेते हैं विधायक बन के और सिंपल सा घूम रहा है, रास नहीं आया, तो क्या होगा इस आदमी का? उसको तो मार दिया जाएगा, उसके साथ तो कुछ गलत हो जाएगा। तो इसलिए सरकार उसको पेंशन देती है उसके रख रखाव के लिए, उसके चलने के लिए। अब एक विधानसभा है, विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, अब सब जगह तो पैदल पहुंच नहीं पाएगा आदमी, तो उसके लिए साधन की जरूरत है। तो साधन, अब सरकारी आदमी हो गया, एक विधायक हो गया, तो जाहिर सी बात है उसको सरकार पेंशन देगी, तो उसी पेंशन से ना वो जाएगा, लोगों का बात सुनेगा, लोगों का समस्या का समाधान करेगा, उसका बात सुनकर जाएगा विधानसभा में रखेगा, तब ना काम होगा, कल्याण होगा। अब पटना जाना हो, 600 किलोमीटर विधानसभा से है, अब उसके पास पैसा नहीं है, विधायक बन गया, सरकार अगर पेंशन नहीं देगी तो पटना पहुंचेगा कब, विधानसभा में आवाज कब उठाएगा, वहां से वो आएगा कब, अपने गरीबों का बात सुनेगा कब? तो ये संसाधन के लिए, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, आदमी के लिए, जीवन यापन के लिए तो जरूरी है। ये चीज उन लोगों के लिए बनाया गया था। अब इसको अहियासी का जरिया बना दिया गया है लोग आज के राजनीति में, तो यह गलत है।